हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए प्रश्नावली 7.1 का सवाल नंबर 2। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं को गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। ये आपको संख्याएं दे रखी हैं और आपको ये पूछा है कि इन संख्याओं को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें ताकि हमें पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो देखो 243 आपको पहली संख्या दे रखी है, तो पहले हम इसकी जांच करते हैं कि ये पूर्ण घन है या नहीं है, और यदि इसे पूर्ण घन बनाया जाए तो कैसे बनाया जा सकता है। तो 243 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो अभाज्य संख्याओं के बारे में आप परिचित हैं। जो संख्याएं खुद से विभाजित होती हैं या एक से होती हैं वही अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो हम अभाज्य संख्याओं से भाग देना शुरू करेंगे। 2 से भाग नहीं जाएगा इसके अंदर। 4 2 6 और 3 9, 9 3 से विभाजित होती है तो अभाज्य संख्या 3 से भाग इसमें चला जाएगा। 3 से भाग देंगे तो 81 बार भाग जाएगा 243 में। अब वापस देखेंगे तो 81 में 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, क्योंकि 3 से शुरुआत कर चुके हैं आप। 3 से भाग देंगे 27 बार, फिर 3 से भाग जाएगा कितनी बार? 9 बार, फिर 3 से भाग जाएगा 3 बार, 3 से भाग देंगे 1 बार। तो यदि 243 का अभाज्य गुणनखंड हम देखते हैं तो 243 को हम लिख सकते हैं 3 गुणा 3 गुणा 3 और 3 गुणा 3। आप यहां पे देखें 3 3 का एक त्रिक बना हुआ है। त्रिक का मतलब है 3 का समूह, यानी 3 संख्याओं का जो समूह बना है वो एक बन चुका है, लेकिन ये 3 3 का ग्रुप नहीं बन पाया, इसमें एक 3 की कमी रह गई। तो यदि हम गुणा कर देते एक 3 से तो 3 3 का एक ग्रुप, एक त्रिक आपको और मिल जाता। तो इसका मतलब गुणा में एक 3 की कमी रह गई। तो आपसे यह पूछा है कि किससे गुणा कर लें ताकि पूर्ण घन संख्या बन जाए। पूर्ण घन बनने का मतलब है अभाज्य गुणनखंड में 3 3 की पूरी पूरी ग्रुपिंग बन जाए। तो एक ग्रुप तो है, दूसरा ग्रुप तैयार करने के लिए आपको 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे यहां पूरे पूरे त्रिक नहीं बन पा रहे हैं, एक 3 की यहां पे कमी रह गई है। तो हम लिख सकते हैं कि 243 को यदि हम 3 से गुणा कर देते तो पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाती। तो 243 को इधर 3 से गुणा करेंगे तो दाएं पक्ष में भी 3 से गुणा हो जाएगा। देखो यदि दोनों चीजें बराबर हैं, आप एक तरफ 3 से गुणा करते हैं तो दूसरी तरफ भी 3 से गुणा करेंगे। 243 को 3 से गुणा करें तो इधर ये 3 एक्स्ट्रा यहां पे गुणा हो जाएगा। तो देखो 3 3 का पूरा पूरा ग्रुप बन गया, यानी त्रिक बन चुके हैं। तो 243 को 3 से गुणा करेंगे 729 मिलेगा, और यह एक पूर्ण घन संख्या होगी। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका सवाल चल रहा है दूसरा। ऐसे ही आपको आगे वाले सवालों में करना है। आपको दूसरी संख्या दे रखी है 256। अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो देखो 256 के अभाज्य गुणनखंड ये हो गए। अब हमें 3 3 का ग्रुप बना के देखना है। तो 3 3 के 2 ग्रुप तो बन जाएंगे और एक नहीं बन पाएगा, यहां पर एक 2 की कमी रह गई। तो इसका मतलब हमें 256 को किससे गुणा करना पड़ेगा? 2 से। यदि इधर आप 2 से गुणा करेंगे तो इसमें भी आप 2 से गुणा करेंगे। ये ग्रुप पहले से है, ये ग्रुप पहले से है, इसमें 2 की कमी थी, हमने गुणा करके उसको पूरा कर दिया। तो हमें 256 को किससे गुणा करना पड़ा? 2 से, और संख्या हमें प्राप्त हुई 512। तो इसका मतलब 512 कैसी बन गई? एक संख्या पूर्ण घन संख्या बन गई है। ऐसी ही अगली संख्या आपको दे रखी है 72। तो आप 72 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, आपको इस तरीके से प्राप्त होगा। इसके अभाज्य गुणनखंड ठीक से देखेंगे तो 2 2 का एक ग्रुप बना हुआ है, एक 3 की कमी रह गई है। तो इसका मतलब है कि हमें 72 को 3 से गुणा करना चाहिए। इसको 3 से गुणा करेंगे तो इधर भी 3 से गुणा करेंगे। अब 3 3 का ग्रुप पूरा बन चुका है, 2 2 का पहले से है। इसका मतलब है कि 72 को 3 से गुणा करने पर 216 प्राप्त हुआ, जो कि एक पूर्ण घन संख्या होगी। ऐसे ही आप अगले सवाल को करेंगे। 675 में देखेंगे आप 3 3 का एक ग्रुप बन चुका है, 5 5 के ग्रुप बनने में एक 5 की कमी है। ठीक है, तो पूर्ण घन संख्या बनाने के लिए हमें इसको किससे गुणा करना पड़ेगा? 5 से। और जब 675 को 5 से गुणा कर देंगे तो ये संख्या प्राप्त हो जाएगी आपको। ये एक पूर्ण घन संख्या होगी। जो लास्ट सवाल है आपका 5वां,
ये देखिएगा थोड़ा सा अलग है। 100 संख्या दे रखी है, इसके अभाज्य गुणनखंड आप करेंगे तो आपको देखो 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 मिलेगा। यानी न तो 2 का त्रिक बन पाया न 5 का त्रिक बन पाया। मतलब एक तो 2 की कमी रह गई और एक 5 की कमी रह गई। तो इसका मतलब 100 को हमें एक तो 2 से गुणा करना पड़ेगा और एक 5 से भी गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, यदि हम 100 को 2 से गुणा कर देंगे और 5 से भी गुणा कर देंगे तो 2 इससे भी गुणा हो जाएगा और 5 इससे भी गुणा हो जाएगा। इसका मतलब 2 का त्रिक बन जाएगा और 5 का भी त्रिक बन जाएगा। तो ऐसा करने पर संख्या कितनी बनेगी? 100 गुणा 10 यानी 1000। तो ये एक पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये तो थे गुणा करके पूर्ण घन संख्या प्राप्त करने के सवाल। अब जो आगे सवाल आएंगे आपके, वो सवाल हैं कि आपको भाग करके बताना है कि किससे हम भाग करें ताकि एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाए। यह है आपका 3 का सवाल। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं को भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो देखो संख्या आपको दे रखी 81। अब 81 को हमें पूर्ण घन बनाना है, लेकिन भाग दे करके बनाना है। पिछले 2 के सवाल में हम क्या कर रहे थे? गुणा कर रहे थे। तो 81 के अभाज्य गुणनखंड करें तो 3 से 27 बार भाग जाएगा, 3 से 9 बार भाग जाएगा, फिर 3 से 3 बार, फिर 3 से 1 बार। तो 81 के अभाज्य गुणनखंड आप देखें 3 गुणा 3 गुणा 3 और गुणा में 3। अब यहां पे देखें 3 का त्रिक बन चुका है। अब हमें गुणा करने वाली संख्या नहीं बतानी है, हमें तो ये पूछा है कि 81 को किससे भाग दे दें जिससे कि पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाए। तो ये जो एक्स्ट्रा बचा है ना, जो त्रिक में नहीं है, उससे हमें भाग दे देना चाहिए। इस 3 को हमें हटाना है। तो इसका मतलब 3 को हमें भाग में भेज देना चाहिए। तो इसका मतलब 81 को 3 से भाग कर दें। यदि 3 गुणा से इधर भाग में चला जाएगा तो इधर अकेला 3 का ग्रुप बन जाएगा। तो देखो 3 गुणा से भाग में गया, इधर बचेगा 27 और अकेला इधर 3 का त्रिक बनेगा। इसका मतलब 3 से भाग दे देने पर हमें 27 प्राप्त होगा और 27 एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगी क्योंकि 3 3 के त्रिक बचेंगे। ऐसे ही आपके अगले सवाल हैं। 128 संख्या आपको दे रखी है, तो आप देखें 128 के अभाज्य गुणनखंड करने पर यह 2 अतिरिक्त बच रहा है क्योंकि ये त्रिक में नहीं है। इन दो का त्रिक बना हुआ है, इन दो का भी त्रिक बना हुआ है, ये एक्स्ट्रा बच गया। तो इसका मतलब इसको आप क्या करें? गुणा से भाग में भेज दें। 128 के यदि भाग में जाएगा तो 64 बनेगा। तो जो 2 एक्स्ट्रा बचा हुआ था वो गया भाग में, इधर 2 का ग्रुप बन गया और इधर भी 2 का ग्रुप बन गया। तो इसका मतलब 128 को हमें 2 से भाग दे देना चाहिए ताकि 64 जो संख्या प्राप्त हो वो पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो। ऐसे ही आपके आगे वाले सवाल हैं। यहां पर 5 अतिरिक्त बचेगा तो 135 को 5 से भाग देना पड़ेगा। यहां पे 11 अतिरिक्त बचेगा तो हमें 11 से भाग देना पड़ेगा। मान लो 2 संख्याएं अतिरिक्त बचती हैं तो हमें उन दोनों संख्याओं से इस दी गई संख्या में भाग देना पड़ता है। ओके स्टूडेंट्स, ये था आपका सवाल नंबर 3। अब देखिएगा सवाल नंबर 4। परीक्षित है वो प्लास्टिसिन का एक घनाभ बनाता है जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर हैं। आप घनाभ की आकृति जानते होंगे। जो ईंट होती है वो घनाभ के आकार की होती है, संदूक होती है वो भी घनाभ के आकार की होती है, जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ये अलग अलग होती हैं। हो सकता है 2 चीजें समान मिल जाएं लेकिन तीसरी अलग निश्चित रूप से मिलेगी। जब तीनों ही भुजाएं समान लंबाई की होती हैं तब वो आकृति घन आकार होती है। तो प्लास्टिसिन का एक घनाभ बना रहा है जिसकी भुजाएं दे रखी हैं 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। अब ये बोल रहा है कि उसको इन घनाभों से एक घन तैयार करना है, तो उसको कितने घनाभ चाहिए। तो पहले हम ये देख लेते हैं
कि घनाभ जो है वो कितना आयतन बना रहा है। तो घनाभ का आयतन आप जानते हैं लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है। तो 5 गुणा 2 गुणा 5 यानी 50 घन सेंटीमीटर बन जाएगा। अब आप देखेंगे ये जो आयतन तैयार होगा इसमें त्रिक नहीं है, तो इसका मतलब घनाभ घन नहीं है, क्योंकि पूर्ण घन संख्या तो वही होती है जिसमें त्रिक बनते हैं। तो इसमें देखो 5 का भी त्रिक नहीं है और 2 का भी त्रिक नहीं है, इसका मतलब ये घन नहीं है। घन तो तभी होता जब त्रिक बनता। तो आप देखेंगे इसमें एक 5 की कमी है और 2 की कमी है। तो हम ये करेंगे कि इसमें 2 एक्स्ट्रा गुणा में लेके आएंगे और एक 5 एक्स्ट्रा लेके आएंगे, यानी हमें इस दिए गए आयतन को 5 गुणा 2 गुणा 2 यानी 20 से गुणा करना पड़ेगा। यदि हम इस घनाभ के आयतन को 20 से गुणा कर देंगे तो देखो 5 का एक समूह बन जाएगा, त्रिक बन जाएगा, और 2 है उसका भी त्रिक बन जाएगा। तो इसका मतलब जो आयतन बनेगा वो पूरा पूरा त्रिक के रूप में बना हुआ है। पूरा आयतन तैयार होगा 5 गुणा 5 गुणा 5, क्योंकि 5 हमने गुणा कर दिया है और 2 भी गुणा कर दिए हैं, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी 2 का भी त्रिक बन जाएगा। तो जो टोटल आयतन तैयार हुआ वो पूर्ण घन संख्या प्राप्त हुई। और हमें यही बोला था कि घनाभ के आयतन को घन के आयतन में तब्दील करने के लिए हमें किससे गुणा करना चाहिए, क्योंकि बोल रहा कि आपको कितने घनाभ और चाहिए ऐसे, इसका मतलब ऐसे आयतन हमें और चाहिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 5 से और 2 गुणा 2 यानी टोटल 20 से गुणा करना पड़ेगा आपको। तो 20 से गुणा करने पर ये जो घनाभ का आयतन है वो घन के आयतन में परिवर्तित हो जाएगा। एक घनाभ का आयतन ये है, यदि हम इससे गुणा कर दें यानी 20 से गुणा कर दें तो जो पूरा आयतन बनेगा वो एक पूर्ण घन संख्या बन जाएगी, यानी वो घन का आयतन बन जाएगा। ठीक है, तो हमें कितने घनाभ चाहिए, एक घनाभ का आयतन ये है। ऐसे यदि हमें 20 घनाभ मिल जाएंगे तो इसका मतलब वो घन का आयतन बन जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो घन बनाने के लिए हमें कितने घनाभ चाहिए, 20 घनाभों की आवश्यकता होगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।